आज हम एफएससी पार्ट 1 की फिजिक्स में यूनिट नंबर 7 में वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्कस करेंगे। जैसे कि कल हमने पढ़ा है ऑसिलेटरी मोशन, और ये भी पढ़ा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऑसिलेटरी मोशन है और उसका एक स्पेशल टाइप है। आज हम उसका वेव फॉर्म के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आया सिंपल हार्मोनिक मोशन का वेव फॉर्म बनता है। अगर बनता है तो फिर उसके अंदर हम मैथमेटिक्स को कैसे मैथमेटिकली उसको ट्रीट करेंगे वो आज हम डिस्कस करेंगे। हमें मालूम है ऑसिलेटरी मोशन में कोई भी बॉडी जब मूव कर रहा है, ऑसिलेशन करता है, तो वो किसी फिक्स पॉइंट के गिर्दे, किसी फिक्स लाइन के गिर्दे मूव करता है। यानी मीन पोजीशन से दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे एक फिक्स लाइन जिसको हम मीन पोजीशन कहते हैं उसके इर्द गिर्द मूव करता है। जब एक तरफ मूव करता है फिर आके फिर मीन पोजीशन को क्रॉस करके दूसरे एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है, फिर मीन पोजीशन क्रॉस करके पहले वाले पोजीशन पाता है, और ये कंटिन्यू रहता है। ऐसी मोशन को हम कहते हैं जी ऑसिलेटरी मोशन। और एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में बॉडी मीन पोजीशन को 2 दफा क्रॉस करता है। जैसे कि यहां से देख लें, ये जो है इनिशियल पॉइंट है। फर्ज करें यहां से अगर बॉडी मूव करे तो एक एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा, फिर वापस आके उस मीन पोजीशन को क्रॉस करते हुए दूसरे एक्सट्रीम पे पहुंचेगा, फिर ओरिजिनल उसी पोजीशन पर आ जाएगा। अगर इसको मजीद सिंपल तरीके से समझना है तो सिंपल पेंडुलम के ले लें। सिंपल पेंडुलम आपको पता है कि इनिशियली वो हिंड होता है, रेस्ट पोजीशन पे होता है, इसको मीन पोजीशन कहते हैं। अगर हम इसको डिस्प्लेस करते हैं एक एक्सट्रीम पोजीशन पे, लेफ्ट वर्ड या राइट वर्ड, तो जरा गौर करें। फर्ज करें सिंपल पेंडुलम को मैं यहां लेकर आता हूं पोजीशन ए पे, और जब रिलीज करूंगा तो गौर से देखना है, वापस आते हुए मीन पोजीशन पाएगा, ड्यू टू इनर्शिया यहां नहीं रुकेगा, आगे क्रॉस करेगा दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर वापस आएगा मीन पोजीशन पे, इसको क्रॉस करके उसी पोजीशन पे पहुंचेगा जहां से ये चल पड़ा था। तो इस पूरी ऑसिलेशन में, एक ऑसिलेशन में उसने मीन पोजीशन को 2 दफा क्रॉस किया है। अच्छा, अब इस ऑसिलेशन को अगर हम टुकड़ों में पोजीशंस में डिवाइड करेंगे तो कितने हो गए? 4। 1 मीन पोजीशन तक, 1 एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक, फिर मीन पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन तक 2, फिर उससे आगे मीन पोजीशन तक 3, और 4 पे आके उसी पोजीशन को एक्वायर करके जहां से ये चल पड़ा था। तो मतलब क्या हुआ कि एक ऑसिलेशन पे, एक कंप्लीट ऑसिलेशन पे वो 4 पोजीशंस को क्रॉस करता है, मीन पोजीशन को ट्वाइस। अच्छा, ये जरा इसको यहां से देखें, इस वेव फॉर्म में 1 2 3 एंड 4, ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन है। और ये ऑसिलेशन आगे चलता रहेगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस टाइम टी के साथ रुकने तक कितने होते हैं वो आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा जी, अब हम वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन को इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एक रिलेशन है, x is equals to r sin theta is equals to r sin omega t, इक्वेशन 1। और ये कहां से आता है, कैसे आता है, मैंने प्रूफ किया यहां, मैं अभी आप नेक्स्ट में पढ़ाऊंगा आपको। टाइम पीरियड हमें पता है, टाइम पीरियड किसे कहते हैं? टाइम टेकन बाय द बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लेता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, और उसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, और उसके लिए रिलेशन 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। और ये कैसे होता है यूनिट नंबर 5 में हमने पढ़ा है, फिर भी इसका हिंट मैं आपको देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। हमने पढ़ा है 9th क्लास में v इज इक्वल टू क्या होता है? s अपॉन t, और t इज इक्वल टू s अपॉन v होता है। ये तो हमने पढ़ा।
अब ऐसा आपको पता है, जब भी कोई सर्कुलर पाथ में मूव हो, कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करे, तो सरकमफ्रेंस जो होता है एक कंप्लीट वाइब्रेशन में, कंप्लीट ऑसिलेशन में, वो 2 पाई एंगल तय करता है। तो इसलिए s इज इक्वल टू कितना आया, 2 पाई, यानी s इज इक्वल टू 2 पाई आया। और v वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को v से डिनोट नहीं करते बल्कि ओमेगा से करते। सो 2 पाई अपॉन ओमेगा आया। अगर हम ओमेगा को t की जगह में लाएंगे तो t ओमेगा की जगह में रिप्लेस होगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन t आएगा। ठीक हो गया। अब हम इस ओमेगा को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये हमारे पास 2 पाई अपॉन t इंटू t आ जाएगा, क्योंकि ओमेगा का वैल्यू हमने यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू इसमें पुट किया। ये इक्वेशन 2 वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको फिर हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे हर स्टेप बाय स्टेप। तो जरा गौर से देखना, वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसको हमने डिस्कस किया। तो हमें पता है कि ये जरा गौर से देखें, x और t, x डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, t टाइम को शो कर रहा है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को, जैसे कि सिंपल पेंडुलम में मीन पोजीशन से हमने एक्सट्रीम तक लाया, ये एक्स एम्पलीट्यूड कहलाता है। लेकिन दरमियान में जो भी एक्सेस आएंगे वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएंगे, एम्पलीट्यूड नहीं कहलाएंगे, क्योंकि यहां से भी तो मीन पोजीशन तक फासला है ना, तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, एम्पलीट्यूड नहीं कहलाएगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। तो इस नुक्ते तक जो एक्स है उसको हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। बाकी अगर यहां आ जाए तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा, यहां कहीं पर भी होगा तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेरी करता रहेगा ना, 0 से लेके मैक्सिमम तक, फिर मैक्सिमम से फिर मिनिमम, मिनिमम से मैक्सिमम तक ये चलता रहेगा। और एक्स को हमने वाई एक्सिस के साथ दिया, टाइम को एक्स एक्सिस के साथ दिया, हॉरिजॉन्टल दिया, और ये वेव फॉर्म बन रहा। अब क्या वेव फॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन में वाकई बनता है या नहीं बनता है, उसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है, वो मैं आपसे शेयर करता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसको जरा काइंडली देख लीजिए। एक वर्टिकल स्प्रिंग है, उसका वन एंड फिक्स पोर्ट सी से कनेक्ट किया है, जैसे कि कल हमने पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने एक स्प्रिंग लिया था, उसके एक एंड हमने उसको फिक्स किया था, दूसरे एंड पे एक बॉडी में सेम रखता वो उसको कनेक्ट किया था। जब उसको एक्सटेंड किया फिर रिलीज किया तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेट करता रहा, और उसको हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम दिया। ये जरा गौर से देखें, वन एंड उसका फिक्स किया हुआ है, दूसरे एंड पे मेस एम कनेक्टेड है। इसमें एक और जायद काम यह किया है, उसके साथ हमने एक पेंसिल को भी, एक फाइन पेंसिल को भी कनेक्ट किया है, और उसके बैकग्राउंड में रिम ऑफ पेपर है, पेपर का एक रिम है जो कि आसानी से फोल्ड हो सकता है, ओपन हो सकता है, क्लोज हो सकता है। उसको हमने यहां से बैक पेपर है, ऊपर उसी के साथ स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ बॉडी एम है, और उसके साथ एक छोटा सा पेंसिल लगाया है। अच्छा, जब ये एम रुका हुआ है तो इसको मीन पोजीशन कहते हैं। ये लाइन जो आपको नजर आ रहा है ये मीन पोजीशन है। जब हम इस बॉडी को थोड़ा सा खींच के छोड़ेंगे तो स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन पैदा होगी, रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग के अंदर पैदा होगी, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया, उसको पढ़ा है और आपको इसके बारे में बखूबी मालूम है। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, बॉडी को मूव कराता है। तो जब मूव करेगा अपवर्ड डाउनवर्ड मूव करता रहेगा ना, और पीछे से हम यहां से फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से रीमा पेपर को यूं इस तरफ लाएंगे, तो वो जो पेंसिल है वो अपवर्ड डाउनवर्ड मूव करते हुए वेव बनाएगा, सेम इसी तरह से। ये जरा गौर से देखें, ये वेव किस तरह से बना, स्प्रिंग के साथ जो मेस हमने कनेक्ट किया हुआ था और उसके साथ एक पेंसिल भी लगाया है, और ये पेंसिल टच कर रहा है पीछे रीमा पेपर को। रीमा पेपर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से इस तरफ हमने लाना है, और जब बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा अप और डाउनवर्ड तो पेंसिल वेव बनाएगा इसी तरह से, ये आपको नजर आ रहा है। अब इस वेव को हार्मोनिक की मदद से हम कनेक्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, इसको आपने गौर से अभी देखना है कि आया जब कोई जिस्म, जब कोई बॉडी, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है तो क्या उसका जो शेडो है, उसका इमेज है, उसके डायमीटर पे सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन करता है या नहीं करता है। अगर कर रहा है,
सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन डायमीटर के ऊपर, तो वो इसी तरह से वेव बनाएगा। अगर नहीं करता है तो ये वेव नहीं बनेगा। उसको समझने के लिए हमने यहाँ एक फिगर बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको गौर से आपने देखना है और समझना है। मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की, चूंकि इसका ताल्लुक इसके साथ है, इस फिगर के साथ, फिगर नंबर 1 का फिगर 2 के साथ, और फिगर 2 का ताल्लुक जो है ना फिगर 3 के साथ है, और फिगर 3 का ताल्लुक जो है ना फिगर 4 के साथ है, और फिगर 4 आखिर में साबित करेगा कि ये वेव फॉर्म बनाता है फिगर 5 में। तो अभी हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं रिकैप करता हूं। जैसे कि हमने कल पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन, स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, ये कल हमने पढ़ा था। व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन, वो तो कल हमने डिफाइन किया था, दोबारा उसमें नहीं पढ़ेंगे। तो ऑसिलेटरी मोशन ऐसे मोशन को कहते हैं जो एक फिक्स लाइन के इर्द गिर्द दाएं बाएं मूव करता है। अच्छा, आज हमने वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करना है। तो क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन वेव बनाता है? यहां तक तो हमने देखा वेव बनाता है। अच्छा, उससे अगला एक टॉपिक, इसको इंडोर्स करते हुए, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो, मूव करे, तो क्या उसका इमेज डायमीटर के ऊपर सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन करता है? अगर करता है तो फिर वेव बनाएगा। तो उसको समझने के लिए हमने ये फिगर बनाया है, और अब इसको आपने समझना है। अच्छा जी, अब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी स्प्रिंग के साथ बॉडी को बांध के हमने देखा यहां पे वेव बना रहा है। इसको इकट्ठे मिला के देखेंगे, क्या एक पार्टिकल या एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो क्या वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है उसका इमेज यानी डायमीटर के ऊपर? तो उसको समझ के मैंने फिगर बनाया है। ये स्प्रिंग है जी, ये उसका एम्पलीट्यूड है B to C, मीन पोजीशन उसका A है, उसके इर्द गिर्द ये वेव बना तो मूव करेगा, जैसे कि मैंने यहां आपको दिखाया है। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे, ये चेक करने की कोशिश करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक पॉइंट P है जो सर्कुलर पाथ, उसका रेडियस कितना है, एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो बॉडी का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसके एम्पलीट्यूड के बराबर रेडियस है, तो एक सर्कल बनाया है। उसके सर्कमफ्रेंस पे मूव करते हुए क्या उसका इमेज डायमीटर DE के ऊपर सिंपल हार्मोनिक मोशन यू करता रहता है या कि नहीं, ये चेक करना है जी। तो फिगर आपके सामने है जी। पॉइंट P अगर O1 पे हो, O उसका ओरिजिन है, O1 पॉइंट T इज इक्वल टू 0 पे, ये P कहां पर रहेगा, यहां पे। तो इधर जरा देखिए और से X कोई नहीं, एम्पलीट्यूड नहीं, रुका हुआ है बॉडी ऑफ बॉडी कनेक्टेड विथ स्प्रिंग, ये A पे है और P कहां पे, O1 पे, कोई X नहीं, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं। टाइम T पे वो कहां पहुंचता है जी, P पे, और इधर से जो स्प्रिंग के साथ बांधा हुआ जो बॉडी है वो कहां पहुंचेगा, यहां पे पहुंचेगा। और ये कितना है, X है, यहां पर भी कितना फासला है, X है, और आगे ये जो वेव जो बना है इसका वो भी X है। और से देखना प्लीज। अब जब यहां पॉइंट P यहां पहुंचता है तो उस P से लेके सेंटर तक, इसको तो रेडियस कहते हैं, R कहते हैं, और वो रेडियस R को हमने X0 से शो किया है, रेडियस से, ये फिक्स होता है रेडियस उसका। अच्छा जी, वहां से परपेंडिकुलर गिराएंगे डायमीटर पे और वो आगे मिलाएंगे इस मुकाम तक, ये जरा लाइन आपको नजर आता है। आपको मालूम है कि अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं जी, अगर टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करे तो ये जो एंगल्स होते हैं इनको अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं, ये आपस में बराबर होते हैं। और ये अल्टरनेट एंगल्स दो लाइन के पैरेलल होने को साबित करता, प्रूफ करता। अगर ये बराबर ना हो, ये एंगल ज्यादा या कम हो, तो ये पैरेलल नहीं होंगे। फर्ज करें इस तरह से कुछ हो, ऐसा कुछ हो, ये इस तरह का कोई लाइन हो, तो ये बराबर नहीं होंगे, लेकिन आगे आके एक दूसरे को क्या करेंगे जी, इंटरसेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ अल्टरनेट एंगल्स हमेशा दो पैरेलल लाइंस को पैरेलल होने की सबूत देते हैं। तो ये दो लाइंस आपस में पैरेलल है, तो लिहाजा एंगल थीटा
O1 OP ये थीटा और OPN ये अल्टरनेट एंगल्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल्स दो बन गए, OPN एंड O1 OP ये दो ट्रायंगल्स बन गए जी। अच्छा जी, ये जरा गौर से देखें, हमें ये x चाहिए, x ये कितना है ये ढूंढने की कोशिश करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल OPN को सामने रखते हुए ये x क्या है, परपेंडिकुलर है, चूंकि एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है साहब, साइन थीटा होता है। ON डिवाइड बाय OP इज इक्वल टू साइन थीटा, ON इज इक्वल टू OP उधर आपने क्रॉस किया तो ये क्या बना जी आपके पास, OP साइन थीटा आया। जबकि ON को किससे शो किया हमने, ON को हमने शो किया है जी x से, क्योंकि यहां नजर आता है आपको ON किससे शो कर रहा है, x से। तो ON इज इक्वल टू x और OP किसको शो करता है, रेडियस को किससे शो किया हमने, x नॉट से। तो x इज इक्वल टू OP की जगह में हमने r रखा, साइन थीटा रखा और थीटा किसके बराबर है जी, ओमेगा t के, और r किसके बराबर है, x नॉट के। ये जरा और से देखिए, ये मैंने आपको कहा था कि मैं इसको प्रूफ करूंगा, ये आया r की जगह में हमने x नॉट रखा है और थीटा की जगह में हमने ओमेगा t रखा है। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें यह पता चला कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो तो उसका जो इमेज है वो डायमीटर के ऊपर ऑसिलेटरी मोशन करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। और सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों करता है, कैसे करता है, उसको हमने एक स्प्रिंग के साथ जोड़ के देखा। आगे ये दोनों यानी सर्कुलर पाथ में मूव करने वाला पार्टिकल और उसका इमेज जो डायमीटर में मूव कर रहा है वो, और स्प्रिंग के साथ बांधा हुआ जिस्म बॉडी एम, ये दोनों वेव सेम वेव बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमेज डायमीटर के ऊपर सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है जिस तरह से ईएमएस करता है जी। ये अभी हमारे समझ में आया। अब हम देखेंगे कि पाई अपॉन 2 पाई, 3 पाई अपॉन 2 पाई, चूंकि इन दोनों से ये बना है, क्या ये फार्मूला जो हमने यहां बनाया था, ये जो फार्मूला है, ये जो मैंने बनाया, इधर जरा देखिए प्लीज, x इज इक्वल टू r साइन 2 पाई अपॉन t इंटू टी, इसमें पुट करते हुए देखेंगे क्या वो बनते हैं या नहीं बनते हैं। मैं चेक करता हूं जी, ये जरा इस फिगर को भी सामने रख देखें। हमारे पास फार्मूला है जी, इधर हमारे पास देखिए जी, x इज इक्वल टू x नॉट यानी r इज इक्वल टू x नॉट साइन 2 पाई अपॉन t इंटू टी। यह हमारे पास फॉर्मूला है इक्वेशन नंबर 2 में। अच्छा जी, अब जरा देखें t के वैल्यूज हमने देखा है, यहां जरा इस फिगर को देखें। चूंकि एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जो टाइम लेता है उसको हम t कैपिटल T कहते हैं, और वो कैपिटल T कितने टुकड़ों में तकसीम होकर वहां पहुंच जाता है 4। अगर एक एक्सट्रीम पे जाए तो t/4 होगा, दूसरे में यानी हाफ तय किया उसने, यानी यहां एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन से होते हुए उस तक पहुंचा तो हाफ आया, फिर वापस। तो जब t/4 हो तो एक एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा, ठीक हो गया साहब। उसके बाद फिर मीन, फिर एक्सट्रीम, फिर मीन। अच्छा, तो t/4 में पुट करता हूं, क्योंकि यहां से देखे ना, एक एक्सट्रीम पे पहुंचा, फिर मीन पे, फिर एक्सट्रीम पे, फिर मीन पे। तो यहां जब पहुंचता है तो जरा इस पी को यहां देखें तो उस वक्त कितना बनता है जी, t/4। तो मैं स्मॉल t को t/4 पुट करता हूं, x नॉट साइन 2 पाई अपॉन t इंटू t अपॉन क्या होगा जी 4। t और t कैंसिल, 2 1 2 2 2 4, तो ये कितना आया जी, x नॉट साइन ये आया जी पाई अपॉन 2 आया, पाई अपॉन 2। तो चूंकि यहां पाई अपॉन 2 है ना, और ये जो वेव है ये साइन का वेव है, देखिए ना, साइन चूंकि 0 होता है। उसके बाद आगे एंगल कितना है हमारे पास, π/2। फिर अगर हमें क्या आना चाहिए, पाई आना चाहिए। तो यहां पे
इस मुकाम पे आते हैं तो आधा फासला तय कर चुका होता है, क्योंकि ये आधा ऊपर आधा नीचे, तो T/2 होगा ना, आधा टाइम को T/2 कहते हैं। तो T/2 अगर हम हाफ पुट करेंगे तो x0 साइन, तो हमारे पास ये देखें 2 पाई अपान कैपिटल T और T/2, 2 से कैंसिल, सॉरी 2 से कैंसिल, T से कैंसिल, तो ये हमारे पास आया x0 साइन इंटू पाई, यानी यहां पे क्या आया पाई, फिर 3 पाई अपान 2 पाई, ये आगे चलता रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ t और x का जो वेव फॉर्म बना था वो यहां हमने स्प्रिंग के साथ बॉडी को जोड़ के देखा तो वही वेव फॉर्म यहां बना, और फिर इस स्प्रिंग को एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए एक बॉडी की इमेज के साथ जो डायमीटर पे मूव कर रहा है, इन तीनों को मिला के देखा तो तीनों का वेव सेम बना। तो इससे हमें क्या नतीजा मिला, इससे हमें यह नतीजा मिला कि सिंपल हार्मोनिक मोशन वेव फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है तो उसका इमेज भी डायमीटर के ऊपर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता है, और उसका भी वेव फॉर्म बनेगा, और दोनों वेव्स दोनों सिमिलर होंगे। और ये मैथमेटिक्स है, मैंने हर स्टेप को यहां लिखा है। अगर आपके स्क्रीन में वाज़ा नजर नहीं भी आता है तो मैंने बोलते हुए यहां पे आपको समझाया है, और इंशाल्लाह आपको समझ में आया होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आज खत्म नहीं हुआ, इससे अगले भी स्टेज से टॉपिक से वो हम फिर नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। जस्ट मैं थोड़ा सा इस पे ग्लिम्स डालता हूं तेजी से। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऑसिलेटरी मोशन होता है, और ऑसिलेटरी मोशन जो कि क्लाइंट की जिंदगी में मूव कर रहा होता है, और हमें मालूम है कि वेव के अंदर भी एक फिक्स लाइन होता है, तो उसके ऊपर नीचे वेव मूव कर रहा होता है। तो क्या ये दोनों सिमिलर है? बिल्कुल सिमिलर है। हमने टाइम t और डिस्प्लेसमेंट x के बीच में ग्राफ बनाया था, वेव बना, और उसको समझने के लिए हमने एक स्प्रिंग को वर्टिकली हैंग करके एक बॉडी उसके वन एंड से कनेक्ट करके उसको खींच के छोड़ा, और पीछे एक कागज के ऊपर पेंसिल टच करा के देखा, वेव बनाता है। इसको हमने जोड़ के देखा सर्कुलर मोशन के साथ, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है तो क्या उसका इमेज डायमीटर पे सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है या नहीं करता है। अगर करता है तो फिर उसका सबूत क्या मिलेगा? उसका सबूत ये मिलेगा कि दोनों का वेव सेम बनेगा, और दोनों का वेव हमने देखा सेम बन रहा है, और फार्मूला हमने जो यहाँ पे लिखा था और उस फार्मूले को अप्लाई करके देखा बिल्कुल सिमिलर आया। तो इससे हमें ये नतीजा मिला कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का वेव फॉर्म बनता है, और जब भी कोई सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसका भी वेव बनता है। तो ये आज का ये टॉपिक था, और इसको आपने गौर से पढ़ना है, और इसको आप लोगों ने समझना है, लिखना, प्रैक्टिस करना है। और मैं इसको जरा मोबाइल को करीब ले जाके जूम करके आपको दिखाता हूं, ताकि जो आपको नजर नहीं आया है वो आपको आसानी से नजर आ जाए। ये वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और फिर उसके बाद ये इक्वेशन 1 है। फिर उसके लिए टाइम पीरियड के लिए मैंने ये बनाया है, ये आपको नजर आता है, और उसको हमने 1 बाय 1 हमने लिखा है, और ये रहा आपके पास। फिर इक्वेशन नंबर 2 आया है, और फिर उसके बाद हमने फिगर नंबर 1 बनाया है, जिसमें x और t का ग्राफ हमने बनाया है। फिर जो अभी मैंने आपको बताया स्प्रिंग और पेंसिल के साथ हमने कागज के ऊपर वेव फॉर्म बनाया है, और इसको हमने जोड़ा है सर्कुलर मोशन ऑफ ए बॉडी और स्प्रिंग के साथ, सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ इसको जोड़ के हमने बनाया है। और ये जो है ना, ये वेव फॉर्म बना रहे हैं, और जब वेव फॉर्म बना रहे हैं तो इसको हमने यहाँ पे डिटेल से लिखा भी है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसको जूम करके लिख भी सकते हैं। ये आपके लिए हमने बनाया है, और वो इक्वेशन नंबर 2 को मैंने सॉल्व किया है t के डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हुए। और ये जो है, ये लास्ट जो रिलेशन है ये रहा। आज के लिए इतना काफी। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम
फिर अगले टॉपिक पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।